हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के 5 वीडियो देख चुके हैं। यह सिंधु घाटी सभ्यता का आखिरी वीडियो होगा, यानी यह 6ठा वीडियो होगा। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त हो जाएगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़े थे। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापारिक और आर्थिक जीवन के बारे में, व्यापारिक और आर्थिक सिंधु घाटी सभ्यता के मुहर और आयात निर्यात, हड़प्पा लिपि, प्रतिमा, मृदभांड, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार, ये क्या होता है, इसके बारे में मुख्यतः हम देखेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखते हैं व्यापारिक और आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग किस तरह से व्यापार और उसका आर्थिक जीवन या उसका अर्थव्यवस्था किस तरह से था, वो हम देखते हैं। हड़प्पा लोग सिंधु सभ्यता के अंदर, हड़प्पावासी लोग यानी सिंधु सभ्यता के लोग सिंधु सभ्यता के अंदर ही पत्थर, धातु और व्यापार किया करता था। ठीक है। उस समय जो व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता में, वो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? जैसे कि आप किसी अगले पार्टी से कोई सामान लेते हैं, उसके बदले उसको पैसा न देकर के उसको वस्तु ही दिया जाता है। यही होता है वस्तु विनिमय। तो उस समय जो व्यापार मुख्यतः होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। ठीक है। सिक्के, उस समय धातु के सिक्के का कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए उस समय व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा ही होता था। लेकिन उस समय टेराकोटा, जो कि मिट्टी को पका करके जो सिक्का बनाया जाता था, वो सिक्का प्रचलन में था, लेकिन वो व्यापार के तौर पर उसे यूज नहीं किया जाता था। बहुत से हड़प्पाई मुहर मेसोपोटामिया, जो कि ईरान इराक साइड में पश्चिमी एशिया से बहुत से हड़प्पाई मुहर मिला है। इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पश्चिमी एशिया यानी इराक, ईरान से भी होता था। उसके बाद सिंधु सभ्यता का मुहर, सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहर का प्रयोग होता था वो सेलखड़ी का बना होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर जो बना होता था वो सेलखड़ी धातु का बना होता था। माप तौल की इकाई क्या थी? माप तौल जो भी मतलब वजन किया जाता है 16 के अनुपात में किया जाता है, यानी 16, 32, 64 इस तरह के अनुपात में वजन किया जाता था। ठीक है। उसके बाद सिंधु सभ्यता में अब तक 2000 के आसपास मुहर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से अभी तक टोटल 2000 से भी अधिक मुहर का खोज हो चुका है। ठीक है। मुहर पर चित्र, जो मुहर होता था उस पर एक श्रृंग वाले पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी, हाथी इत्यादि का चित्रण देखने को मिलता है। उसके बाद मुहर के आकार बेलनाकार होता था, वृत्ताकार होता था, आयताकार होता था और वर्गाकार होता था। मुहर के आकार भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे। टोटल मुहर सिंधु घाटी सभ्यता से 2000 से भी अधिक देखने को मिलता है। व्यापारिक संबंध, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान इत्यादि से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से भी व्यापार किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय उद्योग धंधे यानी क्या चीज का उत्पादन ज्यादातर यह होता था? मुख्य रूप से सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, बर्तन, शिल्प इत्यादि का उत्पादन किया जाता था। शिल्प कार्य में जैसे मूर्ति बनाया जाता था, सूती वस्त्र, बर्तन और शिल्प। उसके बाद निर्यात, क्या चीज दूसरे देश से मंगाते थे, वो सूती वस्त्र भी था। निर्यात मतलब दूसरे देश में क्या भेजते थे। दूसरे देश में सूती वस्त्र, हाथी दांत और इमारती लकड़ी का भी व्यापार होता था। यानी दूसरे देश को सप्लाई किया जाता था क्या? सूती वस्त्र, हाथी दांत और इमारती लकड़ी। यहाँ उत्पादन मुख्य रूप से कौन चीज का होता था? सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प इत्यादि का उत्पादन होता था। यहीं पे हाथी दांत का साक्ष्य, इससे पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि प्रीवियस वीडियो में, कि हाथी का दांत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? वो तो मिलता है लोथल से। ठीक है। आयात मतलब दूसरे देश से क्या मंगाया जाता था? चांदी जो है ईरान और अफगानिस्तान से क्या मंगाया जाता था? चांदी। टीन भी अफगानिस्तान और ईरान से ही मंगाए जाते थे। वहीं पर सोना ईरान से तथा शीशा ईरान और अफगानिस्तान से ही मंगाया जाता था।
उसके बाद मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में सिंधु सभ्यता के लिए मेहुला का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसको पुनः एक बार देखते हैं। व्यापारिक और आर्थिक जीवन। व्यापारिक, सिंधु सभ्यता के लोग का व्यापार कैसा था, यानी वो व्यापार किस तरह से किया करता था। सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः व्यापार जो उसका होता था वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार अफगानिस्तान, इराक और पश्चिमी एशिया से किया करते थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हड़प्पा वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा व्यापार होता था। वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय प्रणाली वो प्रणाली है जिसमें किसी वस्तु के बदले कोई और वस्तु उसको दिया जाता है, इसी को वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, धातु के सिक्के का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन मिट्टी के सिक्के को क्या कहा जाता था, टेराकोटा, जो कि व्यापारिक तौर पर उसका उपयोग नहीं किया जाता था। बहुत से हड़प्पाई मोहर मेसोपोटामिया में मिलता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार मेसोपोटामिया तक था। उसका ठीक है। सिंधु सभ्यता का मुहर। सिंधु सभ्यता का मुहर मुख्य रूप से सेलखड़ी का बना होता था। मापतौल की इकाई क्या होती थी, 16 में, यानी 16, 32, 64 इस तरह से आगे बढ़ता था। सिंधु सभ्यता में अब तक कितने मुहर खोजे जा चुके हैं, 2000 से भी अधिक मुहर खोजे जा चुके हैं। ठीक है, मुहर पर किस चीज का चित्र मिलन देखने को मिलता है, एक श्रृंगी पशु, भैंस, बाघ, सांड, बकरी, हाथी का भी साक्ष्य देखने को मिलता है मुहर पे। मुहर के आकार किस तरह का होता था, बेलनाकार होता था, वृत्ताकार होता था, आयताकार होता था और वर्गाकार भी होता था। लेकिन वहीं पे तांबे के बेल नहीं होगा, यहाँ पे तांबे के मुहर का साक्ष्य कहां से मिलता है, लोथल से मिलता है। व्यापारिक संबंध मुख्य तौर से पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान और अफगानिस्तान से देखने को मिलता है। उद्योग में क्या उद्योग होता है, सूती वस्त्र, बर्तन, शिल्प इत्यादि का उद्योग वहां पर यानी उत्पादन किया जाता था। निर्यात दूसरे देश को क्या भेजता है, यहाँ भारत से भेजा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता से सूती वस्त्र, हाथी दांत, इमारती लकड़ी का भी निर्यात किया जाता था। आयात मुख्य तौर से चांदी का किया जाता था, जो कि ईरान और अफगानिस्तान से होता था। टीन का भी आयात ईरान और अफगानिस्तान से होता था। सोना का आयात ईरान से होता था, वही शीशा का आयात अफगानिस्तान और ईरान से होता था मुख्यतः। मेसोपोटामिया अभिलेख। मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो एक अभिलेख मिला है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेहुला शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं पे देखते हैं हड़प्पा लिपि। अब देखते हैं इसके आगे हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि किस तरह का था, यानी जो उस समय लिखा जाता था वो चित्र के माध्यम से दर्शाया जाता था, इसीलिए हड़प्पा लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा जाता था, जिसमें 250 से लेकर के 400 चित्र का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा लिपि को क्या कहा जाता था, भाव चित्रात्मक कहा जाता था, जिसमें मुख्यतः 250 से 400 चित्र का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा लिपि के बारे में सर्वप्रथम विचार प्रकट करने वाले व्यक्ति कनिंघम थे। हड़प्पा लिपि के बारे में सर्वप्रथम अपना विचार किसने दिया था, कनिंघम ने 1873 में। इसमें कनिंघम ने हड़प्पा लिपि को ब्राह्मणी लिपि से उसका संबंध बताया था, क्योंकि लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी हड़प्पा लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, इसीलिए इसका संबंध ब्राह्मणी लिपि से भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मृदभांड गुलाबी और लाल रंग का होता था। मृदभांड क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। मृदभांड एक मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, जिसका कलर किस तरह का होता था, गुलाबी और लाल रंग का होता था। मृदभांड पर काले रंग से अलंकृत किया जाता था, यानी मृदभांड पर जो भी चित्र उगाए जाते थे वो काले रंग के उगाए जाते थे। वृक्ष के मुंह में मछली पकड़े हुए पक्षी का चित्र भी देखने को मिलता है, जिसके नीचे चलाक लोमड़ी का चित्र देखने को मिलता है। यानी एक मृदभांड पर एक पक्षी अपने चोंच में मछली को पकड़े हुआ है, उसके नीचे चलाक लोमड़ी को
दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ऐसा चित्र जो कि मृदभांड पर देखने को मिलता है। जो ऐसा मृदभांड कहाँ से मिले हैं? लोथल से। मृदभांड पर वृत्ताकार या वृक्ष का भी चित्र देखने को मिलता है। मृदभांड पर वृत्ताकार चित्र या वृक्ष का चित्र भी देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रतिमा कैसा होता था? कांस्य की नर्तकी की मूर्ति। कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति मिली है वो उस समय का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता था। यह नग्न होती थी, यानी कांस्य की मूर्ति, नर्तकी मूर्ति नग्न हुआ करती थी, जिसके गले में हार का यानी काड़ा भी पहना हुआ मिलता है, जो कि कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिली है, जो कि उस समय की सर्वश्रेष्ठ नमूना माना जाता है। तांबे की मानव मूर्ति। तांबे की मानव मूर्ति कांस्य की भैंस तथा पेड़ की भी मूर्ति देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है? तो वो मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता से। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग में अगर कोई मिट्टी को पका देते थे उसे टेराकोटा कहा जाता था। इसीलिए जो उस समय का जो मिट्टी का सिक्का जो प्रचलन में था, जिसे पका कर बनाया जाता था, उसे टेराकोटा कहा जाता था। ठीक है, वहां पर देखते हैं अंतिम संस्कार, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मरणोपरांत लोगों को किस तरह से दफनाया जाता था, यानी किस तरह से उसको जलाया जाता था या सीधे उसको गाड़ दिया जाता था। या एक ये भी अति प्रचलित है कि उस समय मरने उपरांत मनुष्य को छोड़ दिया जाता था और पशु और पक्षी के खाने के बाद जो अवशेष बचते थे उसे दफना दिया जाता था। ठीक है, तो देखते हैं अंतिम संस्कार। मृतकों को उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर की तरफ सर और दक्षिण की तरफ पैर रख करके ज्यादा जलाया जाता था। यानी अधिकांश जगह सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को जो पैर होता था वो दक्षिण तरफ और सर उत्तर तरफ रख के दफनाया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, लेकिन वहां पर हड़प्पा और कालीबंगा में सर दक्षिण की तरफ और पैर उत्तर की तरफ होता था। लेकिन मुख्यतः अधिकांश जगह पे सर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। लोथल में पूर्व की ओर पूर्व सर होता था और पश्चिम पैर होता था। वहीं रोपड़ में पश्चिम में क्या होता था? सर होता था और पूर्व में पैर होता था। देखते एक कब्र में एक व्यक्ति को ही दफनाया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्यतः एक कब्र में एक व्यक्ति को ही दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा में एक साथ दो व्यक्ति को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। वहीं पर लोथल में एक साथ 3 व्यक्ति को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसको एक बार पुनः देखते हैं। मृदभांड यहाँ से हड़प्पा लिपि, इससे पहले हम 2 बार ऊपर देख चुके हैं। नीचे आप देखते हैं हड़प्पा लिपि मुख्यतः भाव चित्रात्मक होती थी, जिसमें 250 से 400 चित्र देखने को मिलता है। जिसकी हड़प्पा लिपि को प्रथम बार प्रकट करने का, यानी उसको ब्राह्मणी लिपि से तुलना करने का प्रयास कौन किया था? कनिंघम किया था, जो कि 1863 में किया था। वही सर्वप्रथम इसे पढ़ने का प्रयास 1925 में वेडल नामक व्यक्ति ने किया था। हड़प्पा लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास वेडल नामक व्यक्ति ने 1925 में किया था। वहीं पर हड़प्पा लिपि को सर्वप्रथम ब्राह्मणी लिपि से तुलना 1873 में कौन किया था? कनिंघम किया था। लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मृदभांड सिंधु सभ्यता से प्राप्त गुलाबी और लाल रंग के होते थे। जो भी मृदभांड सिंधु सभ्यता से मिले हैं उसका कलर गुलाबी और लाल रंग का होता था। मृदभांड पर काले रंग से अलंकृत किया जाता था, यानी मृदभांड पर जो भी कलाकृति दिखाई जाती थी यानी दर्शाई जाती थी उसका रंग काला होता था। वृक्ष पर जो एक पक्षी जो मुंह में चोंच में मछली को दबाए हुआ है, उसके नीचे एक चलाक लोमड़ी बैठी हुई है। इसका चित्र कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। उसके बाद मृदभांड, ये भी चित्र कहाँ दिखाया गया है? मृदभांड पर ही दिखाया गया है। मृदभांड पर वृत्ताकार वृक्ष का चित्र भी देखने को मिलता है। एक चोंच में पक्षी एक चोंच में मछली को दबाए हुए और नीचे चलाक लोमड़ी का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? लोथल से। ये चित्र किस पर अंकित था? मृदभांड पर था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रतिमा, कांस्य की नर्तकी प्रतिमा। उस समय जो कांस्य की नर्तकी प्रतिमा मिली है वो उस समय का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना गया है। यह नग्न होती थी
और गर्दन में यानी गला में कुछ मतलब गला में कारा टाइप का पहना हुआ होता था। उसके बाद देखते तांबे की मानव मूर्ति, कांस्य की और कांस्य की भैंस तथा पेड़ की भी मूर्ति देखने को मिलता है। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था, इसीलिए जो मिट्टी का सिक्का होता था उसे टेराकोटा कहा जाता था। अंतिम संस्कार देखते हैं, मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा की तरफ रख के दफनाया जाता था या जलाया जाता था, यानी सर उत्तर की तरफ पैर दक्षिण की तरफ होते थे। वहीं पे हड़प्पा और कालीबंगा में पैर उत्तर की तरफ और सर दक्षिण की तरफ होता था। वहीं पे लोथल में सर पूर्व की ओर और पैर पश्चिम की ओर, और रोपड़ में पैर पश्चिम की ओर और रोपड़ में सर पश्चिम की तरफ और पैर पूर्व की तरफ होता था। एक कब्र से एक व्यक्ति को दफनाने का ही प्रमाण मिलता है, लेकिन कालीबंगा से 2 व्यक्ति एक साथ, लोथल से 3 व्यक्ति एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिलता है। उसके बाद देखते हैं दाह संस्कार मतलब किस तरह से शवों को कैसे करके जलाया जाता था, यानी गाड़ा जाता था या उसको किस तरह से मिटाया जाता था। देखते हैं दाह संस्कार, एक प्रकार होता था दाह संस्कार। शव को पूर्णतः दाह संस्कार में ये होता था जो शव को पूर्णतः जला दिया जाता था और जो अवशेष बचते थे उसे मिट्टी के बर्तन में रख करके और उसको दफना दिया जाता था। ये इस प्रोसेस को कहते थे दाह संस्कार। उसके बाद देखते हैं पूर्णतः समाधिकरण में शवों को दफनाया नहीं जाता था बल्कि सीधे उसे शवों को जलाया नहीं जाता था बल्कि सीधे उसे दफना दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षी के खाने के बाद, यानी शव को पशु पक्षी के खाने के बाद जो भी अवशेष बचते थे उसे दफना दिया जाता था। उसे कहते थे आंशिक समाधिकरण। ठीक है। उसके बाद रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इससे पहले हम पाषाण काल में बता चुके हैं जो कि मानव के साथ कुत्ते को किस जगह से दफनाया गया है। अगर आपको ये आंसर पता है तो आप इस वीडियो के कमेंट में उसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद सिंधु सभ्यता के पतन, सिंधु सभ्यता किस तरह से उसका विनाश हुआ था। गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता पर विदेशी आक्रमण किए थे, इसलिए उसका नाश हुआ था, यानी आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ था। उसके बाद देखते हैं जॉन मार्शल जो भूकंप या बाढ़ से इसको बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ था। अर्नेस्ट मैके ने बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बाढ़ के कारण नाश हुआ है। यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, यानी अधिकांशतः एग्जाम में यही लेता है, बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हुआ है। वहीं पर जॉन मार्शल ने भूकंप या बाढ़ का कारण बताया है। वहीं पर गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने विदेशी आक्रमण यानी आर्यों के आक्रमण के कारण ही सिंधु सभ्यता का नाश बताया है। जिसके बारे में फिर से देखते हैं अंतिम संस्कार। मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा, यानी सर उत्तर की तरफ, पैर दक्षिण की तरफ। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, लेकिन वहां पे हड़प्पा और कालीबंगा में, हड़प्पा में सिर्फ ठीक उसका उल्टा होता था, दक्षिण की ओर रहता था सर और उत्तर की ओर पैर। उसके बाद लोथल में देखते थे, लोथल में पूर्व की ओर सर और पश्चिम की ओर पैर, और रोपड़ में पश्चिम की ओर सर और पैर पूर्व की ओर होता था। एक कब्र से एक व्यक्ति को दफनाने का साक्ष्य मिलता है, यानी अधिकांशतः जगह एक साथ एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा में 2 और लोथल में 3 व्यक्ति को एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। देखते हैं दाह संस्कार में यह होता था, शव को पूर्णतः जला दिया जाता था और जलने के बाद जो अवशेष उसका यानी राख बचता था उसे एक मिट्टी के बर्तन में रख करके और उसको दफना दिया जाता, यानी मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं पूर्णतः समाधिकरण में शवों को जलाया नहीं जाता था, सीधे उसे मिट्टी में दफना दिया जाता, यानी मिट्टी में गाड़ दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं आंशिक समाधिकरण में पशु पक्षी के खाने के बाद जो भी अवशेष बचते थे उसे दफना दिया जाता था। उसके बाद देखते हैं रोपड़ से मालिक के साथ कुत्ता को
दफनाने का साक्ष्य मिलता है। वहीं पे गॉर्डन चाइल्ड, सिंधु सभ्यता का जिस नाश किस तरह से हुआ, इसमें गॉर्डन चाइल्ड एवं व्हीलर ने विदेशी आक्रमण यानी आर्यों का आक्रमण बताया है। वहीं पे जॉन मार्शल ने भूकंप या बाढ़ का कारण बताया है, और नेस्ट मैके ने केवल बाढ़ के कारण बताया है, जो कि सर्वाधिक मान्यता इसी को दिया जाता है, यानी अधिकांशतः एग्जाम में इसी को पूछा जाता है। ठीक है, तो आज वाले वीडियो में हम देखे हैं व्यापारिक और आर्थिक जीवन और मुहर किस तरह के थे। उसके बाद देखे हैं व्यापारिक संबंध किस देश से किस तरह से था, हड़प्पा लिपि के बारे में पढ़े हैं, मृदभांड के बारे में पढ़े हैं, प्रतिमा के बारे में पढ़े हैं, और दाह संस्कार के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता का यह लास्ट वीडियो था। इस वीडियो में आपसे हम एक क्वेश्चन जिसका आंसर हम कमेंट में आपको बताने के लिए बोले हैं, वो ये बोले हैं कि पाषाण काल में, यानी वो नव पाषाण कालीन स्थल है, इतना हम आपको बता देते हैं, जो युगल समाधान या मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है। अगर आपको ये आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं कमेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इससे आने वाले अगले क्लास में हम मेन रूप से वैदिक सभ्यता के बारे में